अरे क्या मैं गलत घर में आ गया हूँ क्या? अरे तुम कौन हो? कुछ कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं पुलिस को बुला दूंगा। जिस पर वह कहती है, पुलिस बुलाकर किसे पकड़वाओगे? अपनी वाइफ को। कौन सी वाइफ? मैं तो गोल्डन बैचलर हूँ। जिसके जवाब में वह कहती है, मैं लियू न्यू येन हूँ, वही नाम जो तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है। यह सुनते ही उसे याद आता है और वह कहता है, ओह हाँ शिट, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी भी वाइफ है। इसके बाद लियू न्यू येन उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अभी कितने बजे हैं और तुम्हारे मुंह से ये कैसी स्मेल आ रही है? कहाँ घूम कर आ रहे हो? जिस पर वह तुरंत जवाब देता है, रिपोर्ट करता हूँ, दोस्तों के साथ गैदरिंग थी, बिल्कुल हेल्दी पार्टी थी, वहां किसी फीमेल की परछाई तक नहीं थी। जिस पर लियू न्यू येन कहती है, बेहतर होगा कि ऐसा ही हो। अरे तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, तुम जब घर पर नहीं होती है तब भी मैं पूरी ईमानदारी से अकेला रहता हूँ। यह सुनकर वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अच्छा अगर तुम्हें इतना ही अकेलापन महसूस होता है तो कल से मैं यहीं शिफ्ट हो जाती हूँ। जिस पर वह घबराकर कहता है, नहीं नहीं, खुद को इतना परेशान मत करो वाइफ, कंपनी घर से बहुत दूर है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं? चाहता तो हूं, इतना कि रातों की नींद तक उड़ गई है। इसके बाद वह उसकी तरफ बढ़ती है, जबकि वह घबराकर कहता है, मेरे पूरे शरीर से शराब की स्मेल आ रही है, मैं सामने वाले रूम में जाकर सो जाता हूँ। लेकिन लियू न्यूयेन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, यहीं सो। फिर वह धीरे से कहती है, पहले मैं बहुत बिजी रहती थी, लेकिन आगे से मैं तुम्हें इसकी भरपाई करके दिखाऊंगी। जिस पर वह कहता है, भरपाई की कोई जरूरत नहीं है, मेरा परफॉर्मेंस वैसे ही काफी अच्छा है। फिर वह मन ही मन सोचता है कि उसका मतलब था कि वह अकेले भी ठीक है। इसके बाद वह अपना फोन ढूंढते हुए बुदबुदाता है, मेरा फोन कहाँ गया? भाइयों कोई तो बचाओ। तभी लियू न्यूये कहती है, रुको पहले मुझे यह चीज लेने दो। जिस पर वह घबराकर कहता है, इतनी जल्दी किस बात की है? वह मुस्कुराते हुए कहती है, गुड बॉय बनो और आराम से सो जाओ। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। और फिर पूरी रात वह डर के मारे सांस तक धीरे लेता रहता है। उसे लगता है कि कहीं लियू न्यूयेन अचानक उस पर टूट न पड़े, लेकिन उसकी सारी कल्पनाएं गलत साबित होती हैं, क्योंकि लियू न्यूयेन उसे बस हल्के से गले लगाती है और कुछ ही सेकंड में गहरी नींद में चली जाती है। जिस पर बेचारा पूरी रात जागता रहता है और आधी रात के बाद थक कर खुद ही सो जाता है। फिर अगली सुबह वह सोचता है कि उठकर लियू न्यूयेन से आराम से बात करेगा, लेकिन तभी एक महिला आती है और कहती है, नमस्ते मिस्टर गू, मैं प्रेसिडेंट लियू की सेक्रेटरी हूँ, मुझे आपके सामान को पैक करके ले जाने के लिए भेजा गया है। यह सुनते ही वह चौंक जाता है और कहता है, रुको, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर सेक्रेटरी कहती है, डिटेल्स जाननी है तो कृपया लियू प्रेसिडेंट को सीधे कॉल कर लीजिए। इसके बाद वह गुस्से से भर जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? फिर वह देखता है कि लोग उसका सामान उठाने लगते हैं। जिस पर वह चिल्लाकर कहता है, सब कुछ नीचे रख दो, मेरे सामान को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? अगर मेरा सामान ले जाना है तो पहले मुझे उठाकर ले जाओ। यह देखकर सभी लोग रुक जाते हैं। इसके बाद लियू न्यूयेन सामने आती है, जिस पर वह शिकायत करते हुए कहता है, अरे हम कोई सीईओ रोमांस ड्रामा में काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी फैसला लेने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लिया करो। जिसके जवाब में लियू न्यूयेन बिल्कुल शांत आवाज में कहती है, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? यह सुनकर वह तुरंत चुप हो जाता है। फिर लियू न्यूयेन पूछती है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिस पर वह हकलाते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर मन ही मन सोचता है कि यह औरत सच में बहुत बेशर्म है। इसके बाद उसकी नजर लियू न्यूयेन पर पड़ती है। परफेक्ट सूट, शानदार फिगर और ठंडी लेकिन बेहद आकर्षक पर्सनालिटी को देखकर वह पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है। फिर वह खुद को संभालते हुए सोचता है, नहीं अब और नहीं देखना चाहिए, वरना इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। जिस पर वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लियू न्यूयेन उसका रास्ता रोककर पूछती है, कहाँ जा रहे हो? वो, मैं बस ऐसे ही महासभा। जिस पर वह उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, और मैं क्या करना चाहती हूँ, इसका अंदाजा है तुम्हें? यह सुनकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। फिर उसी रात उसका दोस्त उसे बाहर ले जाने का प्लान बनाता है और कहता है, आज रात मैं तुम्हें असली दुनिया दिखाऊंगा और तुम्हारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस दिलाऊंगा। जिस पर वह चुपके से घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, लियू न्यूयेन अचानक सामने खड़ी मिलती है। कहाँ जा रहे हो? जिस पर वह तुरंत कहता है, अगर मैं कहूं कि मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूं तो क्या तुम मानोगी? यह सुनकर लियू न्यूयेन उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, इतना सज धज कर मॉर्निंग वॉक? इसके बाद वह धीरे से कहती है, अंदर आओ और सो जाओ। यह सुनकर उसके दिमाग में हजारों गलत ख्याल आने लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। लियू न्यूयेन बस उसके साथ रहती है और शांत रहती है। जिस पर वह सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगले ही पल वह खुद को समझाता है, छोड़ो, चाहे उसे मुझ में इंटरेस्ट हो या ना हो, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि उसके दोस्त उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, इतनी खूबसूरत वाइफ होने के बाद भी तुम खुद को रोक लेते हो? मिस्टर गू, तुम सच में कमाल हो। फिर अगली सुबह लियू न्यूयेन फिर से जल्दी निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले वह उसके माथे पर हल्का सा किस कर जाती है। जिस पर वह सोचता है, वह एहसास इतना रियल था कि सपना तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसके बाद वह फिर सेक्रेटरी को देखता है और पूछता है, तुम यहाँ फिर क्या कर रही हो?
जिस पर सेक्रेटरी वही जवाब देती है, प्रेसिडेंट लियो ने मुझे यहाँ भेजा है, बाकी डिटेल्स के लिए आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। यह सुनकर उसे समझ आ जाता है कि यह सेक्रेटरी असल में उस पर नजर रखने आई है, जिस पर वह गुस्से में लियो न्यूयेन को कॉल करता है और कहता है, तुमने किसी को मेरी निगरानी करने भेजा है? जिसके जवाब में लियो न्यूयेन कहती है, वह तुम्हारी निगरानी नहीं कर रही बल्कि तुम्हारी कंपेनियन है। बहुत शुक्रिया, क्या मैं इतना अकेला हूं कि मुझे कंपेनियन की जरूरत पड़ गई? जिस पर वह कहती है, ठीक है, मैं उसे वापस भेज देती हूँ। लेकिन कुछ देर बाद सेक्रेटरी कहती है, प्रेसिडेंट लियो ने कहा है कि मैं 2 घंटे बाद वापस आऊं। यह सुनकर वह और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर जब वह ऑफिस में सभी को ओवर टाइम करते हुए देखता है, तब उसे समझ आता है कि आखिर 2 घंटे का मतलब क्या था। इसके बाद लियो न्यूयेन उसके सामने बैठकर कहती है, मैं खास तौर पर तुम्हारा साथ देने आई हूँ। जिस पर उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता। फिर वह वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर भागता है और अपने दोस्त को मैसेज करता है, सर जल्दी बताओ, अगर किसी यान्देरे गर्ल ने टारगेट बना लिया हो तो क्या करना चाहिए? जिस पर दोस्त जवाब देता है, बजिन, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, वैसे तुम्हारी स्टोरी बहुत पॉपुलर हो सकती है, क्या मैं इसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दूं? यह सुनकर वह चिल्लाता है, इंसान बन जाओ यार। इसके बाद वह लियो न्यूयन को देखता है, जो मुस्कुराते हुए कहती है, इस जिंदगी में तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। जिस पर वह रोते हुए अपने पिता से कहता है, पापा क्या मैं डिवोर्स ले सकता हूँ? लेकिन उसके पिता तुरंत जवाब देते हैं, अगर ऐसी बात फिर की तो एक थप्पड़ पड़ेगा। यह सुनकर वह मजबूरी में कहता है, जी पिताश्री, और फिर उसके पास सच्चाई का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद वह अपने और लियो न्यूयन की पहली मुलाकात को याद करता है। उस समय दोनों एक दूसरे के लिए लगभग अजनबी थे। वे मुश्किल से बात करते थे, लेकिन लियो न्यूयन हमेशा उसका ख्याल रखती थी। जिस पर वह सोचने लगता है, इतनी केयर करने वाली और वार्म पर्सन क्या सच में इतनी डरावनी हो सकती है? तभी लियो न्यूयन पूछती है, क्या सोच रहे हो? जिस पर वह जवाब देता है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम सच में वैसा कर सकती हो जैसा लोग कहते हैं। इसके बाद उसे अपने दोस्त की सलाह याद आती है, यान्डेरे से बचना है तो उसकी बात के खिलाफ मत जाना, और अगर छुटकारा चाहिए तो खुद को उसके आइडियल टाइप के बिल्कुल उल्टा बना दो। यह सुनते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। जिस पर वह मन ही मन कहता है, बस यही तरीका है, अगर मैं उसके आइडियल हस्बैंड से बिल्कुल उल्टा बन जाऊं तो वह जरूर मुझसे ऊब जाएगी। और फिर वह खुशी खुशी सोचता है, अब मैं फिर से अपनी गोल्डन बैचलर वाली जिंदगी जी पाऊंगा, पैसा भी होगा और वाइफ भी नहीं होगी। यह सोचते ही मुझे सब कुछ शानदार लगने लगता है। सॉरी, मैं तुम्हारी ठीक से केयर नहीं कर पाई। जिस पर मैं पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता हूँ। लियो न्यूयन, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे कब छोड़ोगी? फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ, क्या अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है? क्या मुझे अपनी किस्मत मानकर किसी का हस्बैंड बनना सीखना पड़ेगा? लेकिन तभी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। लिएनो न्यूयन बिजनेस ट्रिप पर चली जाती है और दूसरे ही दिन न्यूज में उसकी एक बेहद हैंडसम और एलिगेंट आदमी के साथ तस्वीर सामने आ जाती है। जिस पर मैं तस्वीर देखते हुए कहता हूँ, वाह, यह फोटो तो सच में मास्टरपीस है। फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ, अगर लाइफ पार्टनर के लंबे समय तक दूर रहने से ज्यादा एक्साइटिंग कोई चीज है तो वह यही है कि उसका बाहर किसी के साथ अफेयर निकल आए और डिवोर्स की जिम्मेदारी भी उसी की हो। तभी कंसल्टेंट मुझसे कहता है, मिस्टर गु, शायद आप थोड़ा शांत हो जाएं। फिर हम कंसल्टेशन जारी रखते हैं। जिस पर मैं कहता हूँ, सॉरी, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आज चाहता हूँ। इसके बाद वह कहता है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके फोन पर भेज देता हूँ, थैंक यू। और फिर मैं खुशी से अपने दोस्तों को मैसेज करता हूँ, ब्रो आज रात पार्टी करते हैं, मेरी आजादी का सेलिब्रेशन होना चाहिए। जिस पर मेरा दोस्त पूछता है, तू सच में खुश है या बस दिखावा कर रहा है? बिल्कुल सच में खुश हूँ, इस बार शायद मेरा डिवोर्स सच में हो जाए। लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, तो तुम सच में ऐसा सोचते हो? यह सुनकर मैं चौंक जाता हूँ, तुम यहाँ कैसे? जिस पर लियो न्यूयेन दोबारा पूछती है, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ, अभी जो कुछ तुमने कहा क्या वह सब दिल से कहा था? क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन वह फिर पूछती है, सच बताओ, जो कहा वह सच था या झूठ? इसके बाद मैं घबरा जाता हूँ। फिर मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ और पूरी बात बताता हूँ। पता नहीं क्या हो गया, वह रो रही थी और रोते रोते मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं सच में डिवोर्स चाहता हूँ। जिस पर मेरा दोस्त कुछ देर सोचकर कहता है, अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि वह सच में तुमसे प्यार करती है। अगर ऐसा है तो वह उस हैंडसम आदमी के साथ होटल में क्यों थी? जिसके जवाब में दोस्त कहता है, तू भी कमाल का बेवकूफ है, अगर उसके और उस आदमी के बीच कुछ होता तो क्या वह सब छोड़कर तुरंत वापस तुम्हारे पास आती? यह सुनकर मैं चुप हो जाता हूँ। इसका मतलब वह सब एक गलतफहमी थी। बिल्कुल, लेकिन वह मुझसे प्यार क्यों करती है? जिस पर दोस्त हंसते हुए कहता है, इस सवाल का जवाब तो भगवान ही दे सकते हैं। इसके बाद मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं, लेकिन एक बात का जवाब अब साफ हो चुका था। लियो न्यूयेन कोई पागल यान्देरे नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वह इतनी नाराज और दुखी थी, फिर भी उसने मेरे साथ कुछ भी एक्सट्रीम नहीं किया। लेकिन अब यह जवाब भी ज्यादा मायने नहीं रखता था। इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं। लियो न्यूयन मेरा फोन नहीं उठाती, वह घर भी वापस नहीं आती। हमारे पेरेंट्स भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिस पर मेरे पिता कहते हैं, बचपन से ही उसका स्वभाव ऐसा है, जब वह जिद पकड़ लेती है तो कोई नहीं मना सकता। और फिर गुस्से में जोड़ते हैं,
जिसे तुमने नाराज किया है उसे खुद जाकर मनाओ। अगर नहीं मना पाए तो अपना सामान उठाओ और घर से निकल जाओ। यह सुनकर मैं और ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। उधर न्यूज वाली घटना पर लियो ग्रुप की मीडिया टीम ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करती है, जिस पर सच सामने आ जाता है। वह हैंडसम आदमी कोई स्पेशल पर्सन नहीं था, वह तो बस कंपनी का एम्प्लॉय था जिसे अचानक ग्रुप फोटो में शामिल कर लिया गया था। एक ही स्टेटमेंट में सारे रूमर्स खत्म हो जाते हैं और अब गलती सिर्फ मेरी बचती है। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? इसके बाद मैं लियो न्यूयन से मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मुझसे मिलने तक को तैयार नहीं होती। मुझे रोकने के लिए उसने सिक्योरिटी गार्ड्स तक को इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती हैं। अब तो बिल्डिंग के सारे गार्ड्स मुझे पहचानने लगते हैं, जिस पर मैं सोचता हूँ कि शायद सिर्फ बाई सेक्रेटरी ही मेरी मदद कर सकती है, लेकिन मेरे पास उसका कांटेक्ट भी नहीं होता। इसलिए मैं कई दिनों तक वहीं इंतजार करता रहता हूँ और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाती है। मैं बाई सेक्रेटरी से फ्रेंडशिप कर लेता हूँ। वह मुझे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने लगती है, यहाँ तक कि अगले दिन मुझे अंदर घुसाने का प्लान भी बना देती है, जिस पर मैं खुश होकर कहता हूँ, आज तो मैंने इस मिशन के लिए खूब पैसा खर्च किया है। अगले दिन मैं पूरी तैयारी के साथ पहुंचता हूँ। बीआई सिस्टर, आज मुझे अंदर ले चलो। क्यों? मैं अपने फादर को कंपनी दिखाने लाया हूँ। लेकिन गार्ड तुरंत कह देता है, स्पेशल सिचुएशन चल रही है, किसी भी आउटसाइड पर्सन को एंट्री नहीं मिलेगी। तभी बाई निंगबिन को फोन आता है, 3 मिनट के अंदर कॉफी मेरे डेस्क पर होनी चाहिए, नहीं तो कल से आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर बाई निंगबिन बेबस हो जाती है और मैं मन ही मन सोचता हूँ, लियो न्यूये, तुम सच में बहुत क्रूअल हो। इसके बाद मैं जहां भी जाता हूँ हर जगह रुकावट मिलती है, जिस पर मुझे यकीन हो जाता है कि यह सब लियो न्यूयन की प्लानिंग है। वह जानबूझकर मुझसे बच रही है। फिर बाई निंगबिन परेशान होकर कहती है, मिस्टर गू, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज लियो प्रेसिडेंट को मना लीजिए, मैं अब और ओवरटाइम नहीं करना चाहती। जिस पर मैं बेबस होकर कहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा? मैं तो उसका चेहरा तक नहीं देख पा रहा। तभी मेरे पिता का फोन आता है, इस शनिवार तुम्हारे ग्रैंडपा का बर्थडे बैंक्वेट है, लियो न्यूयन को साथ लेकर आना। जिस पर मैं घबरा जाता हूँ। अगर उस दिन तक हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई तो मेरे पैर सच में टूट सकते हैं। फिर बाई निंगबिन मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देती है, लियो प्रेसिडेंट अभी क्लासिक होटल में है, तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद कर रही हो, तो फिर आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद वह बताती है, शाम 7 बजे लियो प्रेसिडेंट एयरपोर्ट जा रही हैं, उन्हें इमरजेंसी बिजनेस ट्रिप पर जाना है। वह कब लौटेंगी? 18 तारीख को। यह सुनते ही मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 18 तारीख वही दिन था जब ग्रैंडपा का बर्थडे बैंकेट होने वाला था। अगर मैं अभी नहीं मिला तो फिर बहुत देर हो जाएगी। जिस पर मैं तुरंत एयरपोर्ट की तरफ भाग पड़ता हूँ और आखिरकार एयरपोर्ट पहुंच जाता हूँ। तभी लियो न्यूयेन मुझे देखकर हैरान हो जाती है, तुम इतनी तेजी से यहाँ क्यों आए? जिस पर मैं हाँफते हुए कहता हूँ, मुझे डर था कि तुम चली जाओगी और मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं पाऊंगा, लेकिन आखिर मैं समय पर पहुंच ही गया। फिर मैं पूछता हूँ, क्या फ्लाइट निकल गई? जिस पर वह मुस्कुराकर कहती है, नहीं। तो तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यह सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक जाता हूँ। तुम्हें कैसे पता था कि मैं आऊंगा? जिसके जवाब में वह कहती है, बाई निंगबिन ने मुझे पहले ही कॉल कर दिया था। यह सुनकर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि बाई निंगबिन सच में दोनों तरफ खेल रही है। फिर लियो न्यूयेन मेरी तरफ देखकर कहती है, तुम यहाँ किसी बात के लिए आए हो, है ना? जिस पर मैं गहरी सांस लेकर कहता हूँ, हाँ, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चिंता करोगी कि मैं गलत समझ बैठूंगा। मुझे डिवोर्स की बात पर इतना खुश नहीं होना चाहिए था। तुम्हें दुख पहुंचाकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। लियो न्यूयेन कुछ देर तक मुझे देखती रहती है, फिर पूछती है, क्या ये सब सच में दिल से कह रहे हो या सिर्फ ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के लिए? जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, नहीं, इसका बर्थडे बैंकेट से कोई लेना देना नहीं है। मैं सच में माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे दिल को समझने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को गलत समझा और तुम्हें दुख पहुंचाया। यह सुनकर लियो न्यूयेन धीरे से कहती है, हाँ, मुझे सच में बहुत दुख हुआ था। मैं 10 घंटे से ज्यादा फ्लाइट में बैठकर सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए वापस आई थी, लेकिन लौटते ही तुम डिवोर्स की बात पर खुशी मना रहे थे। यह सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ और फिर कहता हूँ, वो पुरानी बात है, प्लीज उसे फिर मत याद दिलाओ। इसके बाद लियो न्यूयेन मुस्कुराती है, मिस्टर गू, हमारी शादी के बाद से हमने कभी बैठकर ढंग से बात नहीं की, है ना? हाँ, सही कह रही हो। तो आज रात घर चलकर आराम से बातें करते हैं। लेकिन तुम्हारी बिजनेस ट्रिप मैंने किसी और को भेज दिया है। यह सुनकर मैं चौंक जाता हूँ और फिर पहली बार लियो को एक अलग रूप में देखता हूँ। दिन में वह हमेशा स्ट्रांग और कोल्ड दिखाई देती है, लेकिन आज रात हल्की हवा के बीच वह बिल्कुल अलग लग रही थी, शांत, सुकून भरी और बेहद खूबसूरत। और पता नहीं क्यों उसके साथ खड़े होकर मुझे भी एक अजीब सी कंफर्ट फील होने लगती है। सच कहूं तो जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जिस पर लियो न्यूयेन तुरंत जवाब देती है, कितना कोइंसिडेंस है, मुझे भी तुम्हारा वो घमंडी और ठंडा एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा लगता था जैसे किसी सी EO ड्रामा की हीरोइन हो। यह सुनकर वह भी पीछे नहीं हटता
और कहता है, और तुम कौन सी कम थी, हर दिन इतने चमकीले और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आती थी। जिस पर वह गर्व से कहता है, उसे फैशन कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। लियो न्यूयेन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम भी फैशन समझते हो क्या? फिर दोनों पनाप पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। असल में उस समय दोनों ही फैमिली द्वारा तय की गई इस शादी से खुश नहीं थे, इसलिए पहली मुलाकात में दोनों ने जानबूझकर खुद को जितना हो सके उतना नापसंद दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं बदला, शादी तो फिर भी हो गई। इसके बाद लियो न्यूयेन धीरे से कहती है, शादी के शुरुआती दिनों में मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहती थी, इसलिए हमेशा काम का बहाना बनाकर घर नहीं आती थी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लगता था, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती थी। जिस पर वह तुरंत हंसते हुए कहता है, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी, वो तो मेरी लाइफ का सबसे सुखद समय था। यह सुनकर लियो न्यूयेन हैरान हो जाती है और वह आगे कहता है, सोचो जरा, वाइफ पैसे भी भेज रही थी और घर भी नहीं आ रही थी। इतना बड़ा घर पूरा का पूरा मेरा था, जब मन करता सोता था, जब मन करता घर लौटता था। वो फीलिंग सच में टॉप क्लास थी। जिस पर लियो न्यूयेन अविश्वास से पूछती है, सच में? बिल्कुल सच, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना फ्री था। यह सुनकर लियो न्यूयेन अचानक कुछ सोचती है और कहती है, तो फिर मदर ने मुझसे झूठ बोला था क्या? उन्होंने कहा था कि तुम बाहर से बहुत चीयरफुल लगते हो लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव हो और तुम बहुत आसानी से हर्ट हो जाते हो। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम अकेलेपन से बहुत डरते हो, अगर तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे। यह सुनकर वह लगभग उछल पड़ता है, क्या मॉम ने ऐसा कहा था? जिस पर लियो न्यूयेन सिर हिलाती है, उन्होंने कहा था कि तुम अकेले रहोगे तो बहुत उदास हो जाओगे, दिल टूट जाएगा तुम्हारा। यह सुनकर वह हंसने लगता है, मॉम ने सिर्फ इसलिए ऐसा कहा होगा ताकि तुम घर वापस आ जाओ। लेकिन तभी लियो न्यूयेन उसे घूरते हुए कहती है, और तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट्स का क्या? अकेली लंबी रात, खाली दिल, उदास आत्मा, वो सब क्या था? जिस पर वह तुरंत सफाई देता है, वो मैंने पोस्ट नहीं किया था, किसी ने मेरा फोन उठाकर मजाक में पोस्ट कर दिया था और मैंने तो तुरंत डिलीट भी कर दिया था। फिर वह हैरानी से पूछता है, रुको, तुमने वो भी देख लिया था? लियो न्यूयेन धीरे से सिर झुका लेती है, तो वो सच नहीं था? बिल्कुल नहीं। यह सुनकर वह कुछ पल चुप रह जाती है, फिर कहती है, मैं इतने सालों से खुद को दोष देती रही, मुझे लगता था कि मैंने सच में तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। जिस पर वह मुस्कुराकर कहता है, अब सच पता चल गया तो अभी भी देर नहीं हुई है, हम पहले की तरह रह सकते हैं। लेकिन लियो न्यूयेन तुरंत मना कर देती है, नहीं। फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मिस्टर गू, अब तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारी केयर करना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। यह सुनकर वह गंभीर हो जाता है और फिर कहता है, लेकिन हमारी शादी तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं थी। हो सकता है भविष्य में तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसे तुम सच में पसंद करो। जिस पर लियो न्यूयेन बिना झिझक जवाब देती है, किसने कहा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है? मुझे खुद नहीं पता कि ये कब शुरू हुआ, लेकिन किसी समय तुम मेरे लिए खास बन गए। इसके बाद वह धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स बताने लगती है, शायद उस दिन से जब मैंने तुम्हें वेडिंग में कॉर्नर में बैठे बैठे झपकी लेते देखा था, शायद उस समय से जब तुमने चुपके से मुझे बिस्कुट दिया था ताकि किसी को पता न चले कि मैं स्नैक्स खा रही हूँ, या फिर उस दिन से जब हम दोनों ने साथ खड़े होकर बाहर वालों का सामना किया था, या शायद उस समय से जब मुझे तुम्हारी रेयर लेकिन सिंसियर केयर महसूस हुई थी। पता ही नहीं चला कि तुम कब इतने क्यूट लगने लगे। यह सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह मन ही मन सोचता है, क्या यही प्यार में पड़ने का एहसास है? फिर लियो न्यूयेन सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मिस्टर गू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे यकीन है कि यह पसंद एक दिन प्यार में बदल जाएगी। लेकिन तुम, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यह सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उसे खुद नहीं पता होता कि वह लियो न्यूयेन से प्यार करता है या नहीं, लेकिन इस पल में उसे पहली बार अपनी शादी से उम्मीद होने लगती है। जिस पर वह धीरे से कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ। यह सुनते ही लियो न्यूयेन की आंखें चमक उठती हैं और वह मुस्कुराकर कहती है, आज से मैं सच में तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। जिस पर वह शर्म से दूसरी तरफ देखने लगता है और फिर मन ही मन सोचता है, लगता है आज रात बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। इसके बाद ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी का दिन आ जाता है, जहां मॉम दोनों को साथ देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम दोनों का रिलेशनशिप तो काफी अच्छा होता जा रहा है। यह सुनकर वह शर्माने लगता है, मॉम सबके सामने मत छेड़ो। जिस पर मॉम हंसते हुए कहती है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ को चुनने के लिए हमने कितनी मेहनत की थी? यह सुनकर वह मजाक में कहता है, क्या दोनों फैमिलीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कंपेयर की थी? जिस पर मॉम तुरंत डांट देती है, बेवकूफ लड़के, हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं देखी थी, हमने कैरेक्टर और मोरालिटी देखी थी। लियो फैमिली की औरतें प्यार में बेहद लॉयल होती हैं, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हम चाहते थे कि तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिले जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे। यह सुनकर वह भावुक हो जाता है क्योंकि उसे पहली बार पेरेंट्स की मेहनत समझ आती है। फिर मॉम मुस्कुराकर कहती है, जब तुम खुद फादर बनोगे तब पेरेंट्स का दिल समझोगे। इसके बाद लियो न्यूयेन पूछती है, मॉम ने तुमसे क्या कहा? जिस पर वह मुस्कुराकर जवाब देता है, कुछ खास नहीं, बस इतना महसूस हुआ कि मैं सच में बहुत लकी हूँ। यह सुनकर लियो न्यूयेन भी मुस्कुरा देती है, फिर मजाक में इंटरव्यू लेने लगती है। मिस्टर गू, बताइए, आपकी वाइफ अब रोज घर आती है, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है?
जिस पर वह हंसकर कहता है, फीलिंग बुरी नहीं है। फिर वह पुराने दिनों को याद करता है। पहले लियू न्यूयेन हमेशा लोगों से दूरी बनाकर रखती थी, लेकिन अब वह हर समय उसके साथ रहना चाहती थी। यह बदलाव इतना बड़ा था कि वह खुद भी हैरान रह जाता है। कुछ दिनों बाद लियू न्यूयेन को फिर बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है। एयरपोर्ट जाने से पहले वह उससे चिपकी रहती है, जिस पर वह बेबस होकर कहता है, क्या तुम पहले जा सकती हो? तुम्हारे चिपके रहने से मुझे सांस तक नहीं आ रही। यह सुनकर लियू न्यूयन तुरंत नाराज हो जाती है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते अब? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं प्यार करता हूँ। तुम मेरे दिल हो, मेरी जान हो, मेरी पूरी जिंदगी हो। यह सुनकर लियू न्यूये खुश हो जाती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इसके बाद वह चली जाती है, लेकिन जाते जाते वह अपने असिस्टेंट को सीक्रेट मिशन दे जाती है, उसे जितना हो सके बाहर बिजी रखना। अगर मिशन सक्सेसफुल हुआ तो तुम्हें लेटेस्ट डिजाइनर बैग मिलेगा। यह सुनकर असिस्टेंट की आंखें चमक उठती हैं। उधर वह अपने दोस्त चेंग डाओ के साथ बाहर घूमने निकल जाता है, जिस पर चेंग डाओ कहता है, जानते हो हम दोनों को नाइट आउट किए हुए कितना समय हो गया? 1 साल 4 महीने, ठीक ठीक कहूं तो 487 दिन। यह सुनकर वह आह भरता है। यार, प्यार में पड़ी औरतें सच में डरावनी होती हैं। पहले 6-6 महीने घर नहीं आती थी, अब हर समय मेरे साथ चिपकी रहती है। यह बदलाव बहुत ज्यादा है। जिस पर चेंग डाओ हंसने लगता है, तू शिकायत कर रहा है या शो ऑफ? मुझे तो सिर्फ डॉग फूड की स्मेल आ रही है। यह सुनकर वह भी हंस पड़ता है, फिर कहता है, छोड़ो उसे। वैसे भी लियू न्यूयेन इस हफ्ते वापस नहीं आएगी, आज खुलकर एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी फोन बज उठता है, जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, प्लान चेंज हो गया है। लियू प्रेसिडेंट कल नहीं, आज रात ही वापस आ रही हैं। यह सुनकर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और तभी दूसरा मैसेज आता है, वह तुम्हें ढूंढ रही है। उसे पता चल गया है कि तुम ओल्ड टाइम बार में हो, वह तुम्हें पकड़ने आ रही है। भागो, तुम गए काम से। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, मैंने पहले ही कहा था ना, अभी कुछ भी हो सकता है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और सामने लियू न्यूयेन खड़ी होती है, जिस पर वह घबराकर पूछता है, तुम मुझे मारने तो नहीं आई हो? लियू न्यूयेन मुस्कुराती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर अभी भागोगे तो शायद देर नहीं हुई है। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है, मुझे भागना क्यों चाहिए? तो क्या तुम मुझे डराने आई हो? जिस पर लियू न्यूयेन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, और क्या तुम्हें लगा मैं सच में तुम्हें मार दूंगी? फिर वह उसका हाथ पकड़ लेती है और हल्की शिकायत भरे अंदाज में कहती है, घूमने चले गए और मुझे बताया तक नहीं? पूरा 1 घंटा हो गया था, मैं डर के मारे परेशान हो गई थी। जिस पर वह बेबस होकर कहता है, मुझे लगा था कि अगर मैं बता दूंगा तो तुम नाराज हो जाओगी। यह सुनकर लियू न्यूयेन तुरंत जवाब देती है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि सच छुपाने के बाद मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा? जिस पर वह मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम गुस्सा हो जाओगी तो मैं तुम्हें मना लूंगा। लियू न्यूयेन उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा तो अभी मैं गुस्सा हूँ, बताओ मुझे कैसे मनाओगे? यह सुनते ही वह आगे बढ़ता है और उसे प्यार से किस कर देता है, जिस पर लियू न्यूयेन होंठ दबाकर मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, अभी गुस्सा खत्म नहीं हुआ। फिर वह दोबारा उसे किस करता है, जिस पर वह सिर हिलाते हुए कहती है, अब भी नहीं, अभी भी नाराज हूं। यह देखकर वह हंस पड़ता है और फिर एक बार उसे अपनी बाहों में खींचकर किस करता है। इस बार लियू न्यूयेन के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ जाती है, जिस पर वह धीरे से कहती है, हम अब थोड़ा बेहतर है। फिर वह उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, लेकिन अगली बार मुझसे कुछ भी छुपाना मत, समझे? क्योंकि मैं सच में तुम्हारी चिंता करती हूँ। जिस पर वह प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है और सिर हिलाकर कहता है, समझ गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और तभी वह मन ही मन सोचता है, कौन कहता है कि ये कोई वाइफ के हस्बैंड को कंट्रोल करने वाला खेल है? असल में यह तो उन लवर्स के बीच की छोटी छोटी रोमांटिक मोमेंट्स हैं जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं खुशी खुशी उसके प्यार में डूबा रहता हूँ।